नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे। बाल विकास के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने जिस टॉपिक की शुरुआत की वो था वंशानुक्रम एवं वातावरण प्रकृति पोषण विवाद। वंशानुक्रम का संबंध हम लोगों ने प्रकृति से बताया था और वातावरण का संबंध हम लोगों ने पोषण से संबंधित किया हुआ था। जो भी हमारा वंशानुक्रम है वो जन्मजात एवं प्रकृतिजन्य होता है और वातावरण अर्जित एवं पोषण आधारित होता है। ये बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो में जानी थी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वंशानुक्रम से संबंधित बातों को अर्जित किया था और इस वीडियो में हम लोग वातावरण से संबंधित जितने भी हमारे मनोविज्ञान के अंतर्गत बातें हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। अगर हम वातावरण की बात करें तो ये कह सकते हैं कि अगर एक बालक के वातावरण को अच्छे से समायोजित किया जाए तो बालक उस समाज को निरंतर ऊंचाइयों की ओर ले जाने में समर्थ हो जाएगा। वहीं पर अगर बच्चे के समाज में असामाजिकताएं होंगी, कुसमायोजन होगा, तो उस स्थिति में जो बच्चा है वो समाज को अच्छी दिशा की ओर ले जा नहीं पाएगा। तो वही चीज़ है कि अगर वातावरण हमारा अनुकूल है तो बच्चे का स्वाभाविक विकास होना है, और वातावरण अगर प्रतिकूल हो जाएगा तो उस स्थिति में बच्चे का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाएंगे। ठीक है। अगर हम वातावरण की बात करें तो अगर हम मनोविज्ञान के अंतर्गत देखें तो इस पर जो प्रभाव पड़ने हैं वो आंतरिक रूप से पड़ सकते हैं और बाह्य रूप से पड़ सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वातावरण या तो आंतरिक कारकों पर निर्भर होगा या तो बाह्य कारकों पर निर्भर होगा। अगर हम आंतरिक वातावरण की बात करें तो इसे हम कह सकते हैं कि जन्म के पूर्व का वातावरण आंतरिक है और जन्म के बाद का जो भी वातावरण है वो बाह्य माना जाएगा। ठीक है। आंतरिक वातावरण ये जो माता का वातावरण होगा, जिन परिस्थितियों में बच्चा गर्भाधान की स्थिति में है, गर्भ में है, उस स्थिति में बच्चे की माँ का जो वातावरण होगा उसका सीधा प्रभाव उस बच्चे के ऊपर पड़ेगा। मतलब माता के जैसे भी विचार होंगे, माता का जैसा खान पान होगा, व्यवहार होगा, परिस्थितियां होंगी, इस पर आधारित होंगी बच्चे के, आने वाले बच्चे की बौद्धिक, नैतिक एवं चारित्रिक विशेषताएं। है, हम लोगों ने कहानियों में सुना भी होगा कि शिवाजी थे, शिवाजी की माता पिता या माता जो जीजाबाई थी वो उन्हें रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनाती थी, तो हम लोगों ने उनके अंदर साहसी नेतृत्व की बातों को हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने एक नाम अभिमन्यु का सुना होगा, अर्जुन के पुत्र का, तो उसे चक्रव्यूह का भेदन भी गर्भ में ही आ गया था। तो वो जितनी भी बातें हैं वो माता के वातावरण पर डिपेंड करेंगी। अगर माता का वातावरण अच्छा है तो बालक का बौद्धिक विकास अच्छा होगा। इसके बाद अगला जो वातावरण है वो बाह्य वातावरण है, जन्म के बाद का वातावरण। इसे हम सामान्यतया चाहें तो दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा, प्राकृतिक में एक भौतिक और एक सामाजिक, है ना। इसे हम प्राकृतिक भी कह सकते हैं। बहुत से मनोवैज्ञानिक थे, रूसो अरस्तु जैसे, जो प्रगतिवादी थे, वो यही तो कहते थे कि बच्चे को प्रगति में छोड़ दो, बच्चा अपने आप सीख लेगा, है ना। तो जो भौतिक वातावरण है इसके अंतर्गत हमारे सूर्य हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, फल फूल आते हैं, इनसे बच्चा बहुत कुछ सीखता है। हम लोगों ने कविता पढ़ी होगी कक्षा 4 में कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, है। तो ये जितनी भी बातें हैं कि सूर्य से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों को प्रकाशित रखना चाहिए, पहाड़ हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमें सदैव ऊंचाइयों की ओर बढ़ना चाहिए, नदियाँ ये देती हैं कि हमारे मन में निश्चलता होनी चाहिए, फल फूल देते हैं कि हमारे मन में त्याग की भावनाएं होनी चाहिए, परोपकार की भावनाएं होनी चाहिए। तो ये जितनी भी सीख है वो हमें भौतिक वातावरण से प्राप्त होती है। अगली जो बात है वो बाह्य वातावरण में सामाजिक की बात आएगी। इस सामाजिक वातावरण में हमारी आर्थिक परिस्थितियां होती हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जितना आर्थिक रूप से व्यक्ति समृद्ध होता है उतना उसके आसपास का वातावरण हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा अच्छे से रख सकता है, उसके पास अधिगम की सामग्रियां अधिक हो सकती हैं।
उसके पास का वातावरण अधिगम के अनुकूल अधिक बनाया जा सकता है ना। वहीं पर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, उनके लिए अधिगम की जो बातें हैं या हम कह लें सीखने संबंधी बातें हैं, उतनी व्यवस्थाएं उन तक नहीं पहुंच पाती हैं, उतना उच्च स्तर की पढ़ाई वो नहीं कर पाते हैं। इसके बाद जो अगला बिंदु है वो सांस्कृतिक बिंदु है। इसका प्रभाव हमारे व्यवहार पर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। जैसे हमारी सभ्यता होगी, जैसे हमारी संस्कृति होगी, उस आधार पर भी हमारे वातावरण का प्रभाव हमारे पोषण पर पड़ेगा। जैसे हमारे खान पान होंगे, आचार विचार होगा, हमारा व्यवहार होगा, हमारी परिस्थितियाँ होंगी, हमारे रीति रिवाज होंगे, उन सभी को हम अपने दैनिक जीवन में लाते हैं और संस्कृतियों का विकास करते हैं। अगली जो स्थिति है वो अंतःमना स्थिति है। इस शब्द को ध्यान रखिएगा। अंतःमना स्थिति का क्या मतलब होता है कि हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का दूसरे पर पड़ने वाला प्रभाव, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर पड़ने वाला प्रभाव, दूसरे व्यक्ति पर पड़ने वाला प्रभाव, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर जो पड़ने वाला प्रभाव है वही अंतःमना स्थिति है। मतलब अगर हम किसी व्यक्ति को देख करके उसके आचार विचार या व्यवहार का धारण करते हैं तो वो स्थिति अंतःमना स्थिति होती है। जैसे हम ये कहें कि जैसे हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभी देखा होगा कि जो बच्चियां हैं छोटी सी, वो कमर पे हाथ रख के जो है रैंप वॉक, कैट वॉक टाइप का करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि उन्होंने उसे टीवी में, सीरियल्स में देखा हुआ होता है ना। दूसरी चीज़ हम ये कह लें कि जैसे हम लोगों की हेयर स्टाइल होती है, हम लोगों के कपड़े पहनने के तरीके होते हैं, ये हम किसी ना किसी व्यक्ति को देख करके ही धारण करते हैं। हमारा कोई व्यवहार होता है, हमारा कोई यूनिक पर्सन होता है, विवेकानंद हैं या अब्दुल कलाम हैं, तो ऐसे जैसे व्यक्ति हैं, जब इनके जीवन का प्रभाव या गांधी जी जैसे लोगों के जीवन का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ जाए, हम उनकी विशेषताओं को धारण कर लें, तो वह स्थिति हमारी कहलाती है अंतःमना स्थिति। ठीक है, तो ये वातावरण को बांटने के तरीके थे, हम लोगों ने बांटा। कुछ विशेष इसमें कम है, जो हमारा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम लोग इन परिभाषाओं के जरिए देखेंगे। इसके अलावा वंशानुक्रम में एक बात जो छूट गई थी वो वंशानुगत रोग थे, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वंशानुगत रोगों में हमने 3 नाम लिखे हैं, पेपर में कई बार पूछे गए हैं। पहला जो हमने लिखा है वो वर्णांधता है। वर्णांधता का मतलब होता है रंगों की पहचान ना कर पाना। लाल, हरा और पीला इन रंगों में समझ में ना आना वर्णांधता का लक्षण है। अगला है हीमोफीलिया। इसे हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर घाव लगने पर या चोट ना लगने पर रक्त का थक्का ना जमना, जिससे रक्त का स्राव लगातार होते रहना, हीमोफीलिया है। और इस स्थिति में अधिक रक्त बह जाने पर अक्सर रोगियों की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक, अगला है टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम को भी वंशानुगत रोग कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे जीन्स हैं उन जीन्स का सही क्रम में ना होना या जीन्स का कमज़ोर हो जाना। हम लोगों ने पढ़ा था कि वंशानुगत में एक स्तर से दूसरे स्तर तक जो हमारी सूचनाओं का या हमारे गुणों का संचरण करते हैं उन्हें हम पित्रैक या जीन्स कहते हैं। वही जीन्स अगर कमज़ोर हैं या क्षतिपूर्ण हैं या अच्छे से नहीं विकसित हो पाए हैं तो उस स्थिति में जो अनुवांशिक रोग होता है उसे हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। तो ये वंशानुगत रोग हैं, हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं में जो पहली परिभाषा है हमने आपको पहले भी बताई कि वॉटसन इस वातावरण को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। इन्होंने कहा कि हमें कोई भी एक नवजात शिशु दे दो, कैसा भी शिशु हो, हमें ये मतलब नहीं है कि उसका वंशानुक्रम कैसा है। आप हमें नवजात शिशु दे दो, उसे मैं जो चाहे डॉक्टर, वकील, चोर या जो कुछ भी चाहे मैं वो बना सकता हूँ, है ना। जबकि हम लोगों ने चर्चाएं की थी कि वुडवर्थ जैसे मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों को महत्व दिया है। ठीक है, अगली जो परिभाषा है वो जॉन लॉक की है, महत्वपूर्ण परिभाषा है। कभी कभी इसे फिल इन द ब्लैंक्स में भी कोरी स्लेट के रूप में पूछ लेते हैं। तो जॉन लॉक ने कहा कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। तो ये जो कथन है ये किसका है? जॉन लॉक का है।
अगला जो कथन है बी.एन. झा का है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा। यहाँ पर हमारा लिखने का जो आशय था वो इन दोनों में तुलना कराना था। हमारे लिए दोनों महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, लेखक के साथ भी ये पूछी गई हैं और इसके साथ साथ ये ऐसे भी पूछ ली जाती हैं कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का है, ऑप्शन में प्रयोग आ जाएगा, योग आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा, तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो बी.एन. झा ने कहा कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। इन्होंने केवल और केवल किसकी बात की? वंशानुक्रम की बात की। कहा वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। जबकि वुडवर्थ और मॉरिक्वस जैसे मनोवैज्ञानिकों ने कहा, इन्होंने वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को महत्व दिया। कहा कि जो भी व्यक्ति है, ये व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का योगफल नहीं अपितु गुणनफल है। क्या कहा? कि व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का योगफल नहीं अपितु क्या है? गुणनफल है। ये किसने कहा? वुडवर्थ एवं मॉरिक्वस जैसे मनोवैज्ञानिकों ने कहा। ठीक है, तो ये 4 परिभाषाएं हुई। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु वन लाइनर के रूप में हमारे पेपर में आता है, जो है कि जो भी व्यक्ति का व्यवहार होता है वो वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, जो भी व्यक्ति का व्यवहार है वो वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। जितने भी जीव मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि जो व्यवहार है या व्यक्ति है वो वंशानुक्रम का परिणाम है। व्यवहारवादी वाटसन जैसे लोग कहते हैं वातावरण का परिणाम है। लेकिन बाद में विचारधाराएं निकल करके आई कि जो भी व्यक्ति का व्यवहार है इसके लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों उत्तरदायी हैं और इनकी अंतःक्रिया का परिणाम ही बालक का व्यवहार है। ठीक है, तो ये बातें हुई इस वीडियो में। कुछ चीज़ें हम लोगों ने सीखी और पिछले वीडियो में हम लोगों ने भी कुछ सीखा था। हम लोगों ने 1-2 पुस्तकें देखी थी। जैसे हमने आपको एक बताई थी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, विलियम जेम्स की बताई थी पुस्तक, है ना। तो इन चीज़ों को भी आप लोग पढ़ते रहिए। एक हेरिडिटी जीनियस बताई थी हमने आपको पुस्तक, तो इनको आप लोग ध्यान देते रहिए, पढ़ते रहिए और जो भी समस्याएं हों इस टॉपिक से संबंधित, उन टॉपिक्स को आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, हम उन्हें बताने का प्रयास करेंगे। बाकी एक क्रमबद्ध अध्ययन के तहत हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे टॉपिक आते जाएंगे और हम उन समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाते रहेंगे, है ना। परीक्षा के समय हो सकता है जल्दी आ जाए, निकट आ जाए, तो सीखने का प्रयास लगातार जारी रखना है हम सभी को। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।